नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून के हिमालयन संस्कृति सभागार में विश्व मानक दिवस पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खाद्य मंत्री रेखा आर्य शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के उत्पादों को व्यापक स्तर पर पहचान मिल रही है। किसी भी क्षेत्र में उत्पादों की पहचान होनी ही चाहिए। BIS के सभी को मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का संकल्प है, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा ये मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न हों, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तर के हों, उनमें से भी सबसे अच्छे हों। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो ही निभा सकता है। इसलिए हमको अपने सभी उत्पाद और सभी प्रकार के जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अन्य कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्रों में इनका उपयोग करना चाहिए और अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड हमको बनाने चाहिए। हम संकल्प लें कि हम हर क्षेत्र में अपने स्टैंडर्डों को बिल्कुल उच्च स्तर का बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में जिहाद को रोकने के लिए समाज के पढ़े लिखे वर्ग से आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है जहां सब मिलजुल कर रहते हैं, यहां किसी भी तरह का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीजन आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीजन में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या अन्य प्रकार का जो भी जिहाद है, वो देवभूमि के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। खाने पीने की चीजों में आपत्तिजनक चीजें मिलाकर देने के मामले में अब मुस्लिम संगठन की ओर से सफाई दी गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित ईदगाह मदरसे में जमीयत उलेमा संगठन से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इन आरोपों का खंडन किया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि मुसलमान कभी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। देश में हिंदू मुस्लिम हमेशा से प्रेम और भाईचारे के साथ रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोद रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में खाई को बढ़ाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और मुसलमान कौम को हिंदू समाज से बिल्कुल काट करके अलग थलग जिंदगी गुजारने के लिए ये इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और क्या वो थूक करके दे रहे हैं? इस तरह की वीडियो आ रही है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुसलमान के बारे में मैं इस बात को नहीं मानता और बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, अगर चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से हो। अगर किसी का धर्म खराब करने के लिए और ईमान खराब करने के लिए इस तरह की कोई हरकत करता है तो मैं समझता हूँ कि ये समाज के अंदर बहुत गिरी हुई बात है और बहुत गंदी हरकत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो चुकी है। इस कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैल्या के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ मंत्रियों को भी मोर्चे पर लगाया गया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। परवर समिति का तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के नाम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं। केंद्र जिस पर भी मोहर लगाएगा पार्टी उसी को जिताएगी, लेकिन जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें नाम पर विचार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। एक्सरसाइज कब तक शुरू होगी? देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि विजिलेंस कोर्ट ने धामी कैबिनेट से मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसमें 8 अक्टूबर तक धामी मंत्रिमंडल को अपना जवाब देना था, लेकिन अभी तक विजिलेंस कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। एक गणेश जोशी जी नहीं, वहां तो कई ऐसे भक्षक हैं, धन भक्षक हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके धन का भक्षण कर रहे हैं। तो ये धामी जी जानते हैं, यदि एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में जिन विषयों में कम छात्रों ने आवेदन किया है उन्हें बंद कर आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर नए विषयों को लाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि उन विषयों को बंद कर कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे नए टेक्नोलॉजी वाले विषयों के साथ विशेषज्ञता में जोड़ा जाएगा। हर जहां भी हमने ट्रेड्स एक बंद किए हैं वहां पर नए ट्रेड्स एक उन संभावनाओं के साथ जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मैंने आपने कहा इमर्जिंग जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, उनको किस तरह से आज की जो स्टेब्लिश हमारी ट्रेड्स हैं, मसलन मैकेनिकल है, मसलन आपका सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इनके साथ एक स्पेशलाइजेशन के साथ जोड़ते हुए उस पर काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को उनको वो एम्प्लॉयबल भी हों ये ट्रेड्स, और बच्चों की जैसे सिविल और कंप्यूटर साइंस विद गेमिंग एंड एनिमेशन आदमी ने किया, तो कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में भी वो अप्लाई कर सकता है और साथ गेमिंग एनिमेशन के स्पेशलिस्ट के तौर पर भी अपने को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरह एक तकनीकी शिक्षा में किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चों को अवगत कराया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर लंबे समय से बीमार चल रहे और किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे
टीचर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। और इसको लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निर्देशकों को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूंकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी सेवा अभिलेख देखे जा रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता को देखा जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसी आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा और ये कार्य इसमें गतिमान है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी सक्रियता को बढ़ाया है और इसके चलते अब पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड रालोद के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि उत्तराखंड में रालोद की सक्रियता शुरू हो गई है, पहली कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और आने वाले समय में सदस्यता अभियान को और बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल लगातार सदस्यता प्रोग्राम में लगा हुआ है। अभी पहले हमारी कार्यकारिणी का विस्तार होना था, तो पहली कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है और आने वाले समय में अभी हमारा सदस्यता प्रोग्राम लगातार चलेगा। आज हमारे वरिष्ठ समाजसेवी लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है, अपने तमाम समर्थकों के साथ वो यहाँ आए हैं, जिसमें हमारे रायपुर विधानसभा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे सुंदर सिंह रावत जी आए हैं। हमारे महानगर में बहुत वरिष्ठ आदमी रहे हैं, गोविंद वाधवा जी ने पार्टी ज्वाइन करी हमारे अपने समर्थकों के साथ में। सुनीता साहनी जी पिछले कई संगठनों में लगातार काम करती आई हैं, आज इन्होंने सबने पार्टी का साथ दिया है। रेखा शर्मा जी हैं, पहले हमारे साथ में हम सभी लोग उत्तराखंड क्रांति दल में काम कर रहे थे और ये सभी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। आने वाले निकाय की तैयारियों में हम लोग ये काम कर रहे हैं और निकाय से पहले आप ये लगाइए कि उत्तराखंड प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पूर्ण रूप से अपनी दावेदारी पेश करेगा। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। अब सरकार पलायन रोकने के लिए दीपावली से पहले 150 उद्यमियों से संवाद कर पलायन रोकने के ऊपर काम कर रही है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी नेता मधु भट्ट ने बताया कि हमारी सरकार पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से जब से उत्तराखंड राज्य बना है, हमारी सरकार का मुख्य जो उद्देश्य है यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना और पलायन को रोकना। क्योंकि गांव में दूरस्थ क्षेत्र में एक रोजगार बड़ी एक समस्या बना हुआ है। उस रोजगार को और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और जो उद्यमी हैं हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं उनको पहाड़ की ओर वो आए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मसूरी के उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें पिछली बैठक में अनुपस्थित रहे कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। वहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा, अक्सर देखा गया है कि जिस स्कूल या संस्थान की आयोग की ओर से सुनवाई होती है उसमें स्कूल के प्रधानाचार्य मौजूद नहीं रहते, जिसे देखते हुए ऐसे 6 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आयोग बुलाकर बैठक ली गई। उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्यों का उपस्थित न होने के सिलसिले को खत्म करने के लिए आयोग सख्त कदम उठा रहा है। 12C में आपको सिर्फ एक उसमें छूट है, तो उसी श्रृंखला में हमने मसूरी में भी ये बैठक करी थी कि RT एक्ट ये है, आप 10/9/8 का पोस्टर लगाइए, आप PTA का बाहर बैनर लगा के रखिए ताकि शिकायतों का निस्तारण आपके स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आसानी से हो। और उसमें सबने प्रतिभाग करा, लेकिन 6 विद्यालयों ने ऐसा समझा कि उन्हें शायद आने की जरूरत
नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं कि आयोग में जब सुनवाई होती है तब भी प्रधानाचार्य उस दिन बहुत बिजी हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण से, बहाने से वो लोग आयोग की अवमानना कर रहे हैं। तो फिर इस बार से हमने ये शुरू करा कि जो भी एब्सेंट हुआ है वो फिर चल के आएगा अब हमारे पास। अभी पहले तो हम चल के जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इतने सारे विद्यालयों का और इतना सारे अधिकारियों का समय खराब हो। उत्तराखंड में विरासत उत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव को एफ्रो एशिया का सबसे बड़ा लोक और सांस्कृतिक फेस्टिवल माना जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए रीच के संस्थापक और महासचिव R.K. सिंह ने बताया कि इस बार विरासत में देश और दुनिया के 30 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्र के कलाकार भाग लेंगे। इस बार उज्बेकिस्तान से आए हुए 4 कलाकार अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। हमेशा से वो एरिया जो पूरा एक थाने के रूप में डेजिग्नेट हो जाता है और वहां पे एक ऑफिसर की पोस्टिंग होती है जो थानेदार का पावर के साथ होता है। हम लोग जो उत्तराखंड का जो होम गार्ड्स है उसको हम लोग हायर करते हैं सिक्योरिटी के लिए पूरा वहां पे। और मैं आपके जानिब से ये बता रहा हूँ कि जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसके लिए अब हमको इस पे टिकट लगाना अनिवार्य हो रहा है विरासत में। मंगलौर क्षेत्र स्थित छेड़ा कंपनी के बाहर कई महिला वर्कर धरने पर बैठ गई। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने 11 महीने लगातार नौकरी करने के बाद सभी कर्मचारियों को महीने का ब्रेक दिया था, पर इस बार पूरे महीने का ब्रेक दिए जाने के बाद उन्हें कंपनी में वापस नहीं लिया गया, बल्कि नए कर्मचारियों को रख लिया गया, जिसको लेकर महिला कर्मचारियों ने धरना दिया। वहीं धरने की बात सुनकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा यहां हुआ। कुछ महीने से जो यहाँ लेडीज काम करती है उनको ब्रेक के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। किसी को 1 महीने का ब्रेक दे करके उसको 3-4 महीने तक नहीं बुलाया जा रहा था। तो आज मैनेजमेंट से बात हुई है, मैनेजमेंट ने हमें बता दिया कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा। और जो रिक्वायरमेंट होगी 2 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो जो पुराने वर्कर है यहाँ पर उनको ही बुलाया जाएगा, नया वर्कर कोई नहीं रखा जाएगा। जैसे नई लाइन तैयार होती है तो हमारी वो उनकी खुद की अलग टेंशन है कि नई लाइन पर कौन लोगों को लगाते हैं नहीं लगाते हैं, पर जो पुराने बंदे जैसे ब्रेक पे जाते हैं उनको बुलाया जा। लड़कियों को किसी को 3 महीने हो, किसी को 4 महीने हो, किसी को 5 महीने हो, बुलाते नहीं है। नवी लड़कियों को वैकेंसी लेते हैं, पुरानों को बुलाते नहीं है। बस इसी मारे हमने ये धरना रखते थे। कितने दिन का ब्रेक देते थे? 1 महीने का ब्रेक देते थे। 1 महीने का बाद छेड़ा कंपनी। अभी क्या हुआ? अभी क्या रीजन निकला? क्या कुछ जवाब दिया कंपनी ने? हाँ जी, अब तो कहा कि अब लड़कियां आ सकती हैं ब्रेक में। जब जिन लड़कियों को ब्रेक दे रखा उनकी अगर वो लड़कियां आएंगी उसके बाद कम है लड़कियां तो नवी वैकेंसी लेंगे, इससे पहले लेने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।